ठीक नहीं कर पाएगा। मेरे अंदर एक ऐसा राक्षस है जो मुझे भी खा जाएगा और तुझे भी। कहते हैं कि इंसान अपने दुश्मन से तो बच सकता है, लेकिन अगर दुश्मन उसका अपना खून बन जाए और मरने के बाद भी उसका पीछा ना छोड़े तो बचा पाना असंभव सा हो जाता है। आज जिस घटना की कहानी लेकर आया हूं वो इसी इंसिडेंट के ऊपर आधारित है। दरअसल उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के अंदर नीबी नाम का एक छोटा सा गांव है। इस गांव में एक बहुत अमीर जमींदार हुआ करते थे। इनकी 2 ईंट की भट्टी थी, बहुत सारे गोदाउन, कई एकड़ की जमीन, कई सारे ट्रक इनके चला करते थे। इनके अंदर कितने लेबर काम करते थे ना, गिनती इनको खुद को नहीं पता थी। इनकी 3 औलादें थी। सबसे छोटा बेटा जिसका नाम रोहित था, उससे बड़ा विक्की, और एक बहन भी थी बीच में। अब जो रोहित था ना, वो पढ़ाई में भयंकर इंटेलिजेंट, मतलब 90-95% लाने वाला लड़का। और विक्की था जो बड़ा वाला, वो एवरेज था हर चीज में। उससे ना अपने माता पिता का काम करवा लो। लड़की जो थी वो इतनी सीधी थी कि उसके होते हुए उसकी माँ एक गिलास भी उठाकर किचन में रख दे, ये पॉसिबल नहीं था। मतलब तीनों जो बच्चे थे ना, वो सर्वगुण संपन्न टाइप के लगते थे। रोहित जो था वो हमेशा से सपना देखा था कि मैं पढ़ाई लिखाई करने के लिए कहीं बाहर बड़ी जगह पर जाऊं। घर वाले पैसे वाले भी थे, तो डिसाइड हुआ कि जब विक्की क्लास 7th में 8th में पहुंच जाएगा तभी उसे पढ़ाई करने के लिए प्रयागराज भेज देंगे। भेज भी दिया गया। वो क्लास 12th तक की पढ़ाई वहां पे बहुत बेहतरीन तरीके से किया। अब क्या समय आया कि रिजल्ट आ गया है। अब उसको लौट कर अपने घर अपने गांव जाना है नीबी। कुछ समय वहां पर बिताएगा और फिर उसके बाद घर वाले डिसाइड करेंगे कि अब क्या करवाना है, कोई नौकरी चाकरी, घर का काम, या फिर आगे की पढ़ाई। रोहित के अंदर एक प्रॉब्लम थी। वो प्रॉब्लम थी उसके जिद की। बहुत जिद्दी था और थोड़ा अकड़ू टाइप का था। सुनेगा तो सिर्फ अपने माँ बाप की, और घर वालों के अलावा उसको कोई ओवर पावर नहीं कर सकता था। कोई कोशिश करता था तो रोहित थोड़ा सा गंदी तरीके से बात कर देता था। मतलब साफ साफ बोलूं तो गाली वाली दे देता था। अब जब वो जिस दिन लौट रहा था प्रयागराज से नीबी अपने गांव, तो ट्रेन में सवार था। ट्रेन में कैसा कि ज्यादा दूरी तो है नहीं, डिस्टेंस बहुत नजदीक का है। तो वो क्या किया, जो गेट रहता है ना, एकदम गेट में ऐसा लटक कर खड़ा हो गया। बारिश का दिन था। अंदर से कुछ लोग उसको बोल भी रहे थे, अरे भाई अंदर आ जाओ, गेट में ऐसा क्यों लटक रहे हो, फिसल उसल जाओगे, कुछ हो जाएगा। एक अंकल ने भी, बुजुर्ग अंकल ने भी ऐसे ही उसको टोके थे। तो अंकल जी को उसने बहुत गंदी गालियां दे दिया। बोला, ए बुढ़ऊ तू अपना काम करना, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि कैसे खड़े रहते हैं, कैसे लटकते हैं। ये पहली बार नहीं कर रहा हूँ, जितनी तेरी उम्र नहीं होगी ना उतनी बार मैंने ट्रेन में ट्रैवल कर लिया हूँ, तो मुझे मत सिखा, समझा। ऐसा अंकल जी को जवाब दिया। और जैसे ही वो लटक तो रहा था, कैसा गेट होता है आपने देखे ही होंगे ट्रेन में, बोगी में, तो लटकते लटकते बैठा। बारिश के कारण भाई जमीन गीली थी ट्रेन की बोगी की, वो फिसल गया। और फिसल के ऐसा वो सर के बल गिरा ना कि ऑन द स्पॉट ये वाला मामला आधे सर से अलग ही हो गया था। अरे भाई, जैसे तैसे करके ट्रेन वेन रुकी, उसको अस्पताल लेकर भागे, लेकिन डॉक्टरों ने बोल दिया कि ये तो भाई इसको मृत लेकर आए हो। जब उसे घर वालों को खबर पहुंची, जैसे तैसे करके वो अस्पताल पहुंचे, तो अपने आप को संभाल नहीं पाया। पूरी तरीके से वो टूट गए। लेकिन क्या करें, उनका सबसे होनहार बेटा उनकी जिंदगी से अब जा चुका था। उस समय जमींदार साहब को अपनी गलती का पछतावा हुआ। गलती ये, उन्होंने ये सोचे कि साला इतना पैसा था मेरे पास, जीवन में किसी तरह की कोई कमी नहीं, तो भी मैं अपने लड़के को बाहर पढ़ाई करने के लिए भेजा। एक ऐसी लाइफ दिया जो कि बेचारे स्ट्रगल करने वाले बच्चे झेलते हैं। हमारे खानदान को स्ट्रगल वगैरह की क्या जरूरत। आज स्ट्रगल ने ही मेरे लड़के को खत्म कर दिया। खैर, यही सोच के साथ जमींदार साहब ने एक दिन डिसाइड किए कि मेरा जितना कारोबार है सब मैं अपने बड़े बेटे के नाम कर देता हूँ, विक्की के नाम। और अपनी ज़िंदगी अब आराम से सोए सोए काटूंगा, टाइम पास करूंगा परिवार के साथ, और बिना लाइफ को ज़्यादा झंझट दिए हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे सब मिलजुल कर। विक्की ने अपने पिताजी का बिजनेस टेक ओवर कर लिया और बहुत अच्छे से काम किया।
दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हुई जमींदार साहब के इस काम की। 4 और नए ट्रक खरीद लिया कुछ ही सालों में। अब घर वालों ने देखे कि यार हम तो विक्की को डाउन समझते थे, रोहित को बहुत हाई फाई समझते थे, लेकिन रोहित अपने जिद, अपनी अगड़ोगिरी के कारण खुद की जान गंवा बैठा, और विक्की जो हम अंडरडॉग था हमारे लिए, वो बहुत कुछ कर गया। चलो ठीक है, अब फाइनली विक्की की शादी कराते हैं। अब अपनी पुरानी पास्ट लाइफ से थोड़ा बाहर निकलते हैं। विक्की की शादी धूमधाम से एक बहुत ही अच्छी लड़की से हुई। लड़की इतनी अच्छी और इतनी संस्कारी थी कि मैं क्या बताऊं। अब इनकी ज़िंदगी में कोई कमी नहीं थी, सिर्फ एक ही कमी कि इनका एक लड़का चला गया था, लेकिन कोई नहीं, लाइफ गोज ऑन कहते हैं ना, तो इनकी लाइफ आगे बढ़ने लगी। एक दिन की बात है, विक्की अपने काम से कहीं तो भी गया हुआ था, अपने बिजनेस के काम से ही। घर पर लौटा तो रात के तकरीबन 10 साढ़े 10 बज रहे थे। घर पे बहुत चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। उसने आवाज़ को फॉलो किया तो किचन में पहुंचा। जैसे ही वो किचन में गया तो क्या देखता है कि विक्की की पत्नी विक्की की माँ को गंदी गंदी गालियां दे रही है और कह रही है कि आज के बाद मुझे आंखें दिखाई तो तेरी आंखें नोच लूंगी कुतिया। ऐसा बोल के वो बाहर की तरफ भागी और पता नहीं दौड़ते दौड़ते किस तरफ जाने लगी। उसके पति विक्की ने उसका पीछा किया और जैसे तैसे करके पकड़ के घसीट के घर पर लेकर आया और बोला, तुम क्या बोल रही थी माँ को, क्यों बोल रही थी और जा कहाँ रही थी। लेकिन अब तक उसकी पत्नी सारी चीजें भूल चुकी थी। पत्नी को याद ही नहीं कि उसने माँ जी से ऐसी बातें कब करी। क्यों वो गाली देगी अपनी सासू माँ को जब वो अपनी माँ के तरह उससे प्यार करती है। क्यों वो घर से बाहर जाएगी, क्योंकि वो इस घर को ही अपना सब कुछ समझती है। ये ना ही औरत को समझ में आ रहा था, विक्की की औरत को, ना ही विक्की को समझ में आ रहा था। घर के लोग, माता पिता तो, जमींदार साहब और उनकी पत्नी तो स्तब्ध बैठे हुए हैं कि अभी अभी ये हुआ क्या। खैर, उसी रात को विक्की की पत्नी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। वो बहुत बहकी बहकी बात कर रही थी, कुछ भी बड़बड़ा रही थी, बिना मतलब के खड़ी होके नाचने लग रही थी, बिना मतलब के खड़ी होके चीज़ों को सामान पटक रही थी, घर के जो सामान है सर पे मार रही थी, खुद को बहुत चोट पहुंचा ली थी। रातों रात उसे गाड़ी में बैठाकर नज़दीकी अस्पताल में ले जाया गया। उसकी चेकिंग वगैरह हुई, ब्लड टेस्ट वगैरह हुए, लेकिन कुछ सामने नहीं आया। जब तक अस्पताल में थी वो नॉर्मल, बार बार पूछ रही है कि मुझे अस्पताल में क्यों लेकर आए हो, मैंने क्या करी, क्या हो गया, मुझे दर्द क्यों हो रहा है हाथ में, सिर में, ये चोट कैसे लग गई। लेकिन जब घर पर लेकर आए तो फिर घर पे वही हरकत शुरू हो गई। विक्की को कुछ समझ में नहीं आया कि साले ये माजरा क्या है, मेरी इतनी संस्कारी और इतनी अच्छी पत्नी के साथ ये क्या हो रहा है। उसने कभी बड़ों के सामने अपना घूंघट भी नीचे नहीं करी, अब वो गाली गलौज क्या कर रही है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब विक्की ने गांव के कोई बुजुर्ग आदमी से ये पूछा कि हमारे घर पर ये सब कुछ चल रहा है, ये क्यों हो सकता है, मतलब, और ये कैसे ठीक होगा। अब विक्की ही डायरेक्टली गांव के बुजुर्ग आदमी से क्यों पूछा, क्योंकि अगर वो अपने पिताजी के वाया वाया जाता तो पिताजी की बेइज्जती हो सकती थी कि बताओ जमींदार की बहू ऐसी निकली, इनके ऊपर हाथ उठाती, इनको गाली देती, घर छोड़ के भाग रही होती, इन लोगों की कोई गलती होगी, अमीर लोग हैं इसलिए। इसलिए विक्की अपने पिताजी तक बात नहीं पहुंचने दिया कि मैं पता लगा रहा हूं, और खुद ही जाकर पता लगाया। गांव के एक बुजुर्ग आदमी ने बोला, हो सकता है तुम्हारी पत्नी के शरीर में कोई भूत प्रेत घुस गया हो, ऐसे कुछ नहीं होगा। गांव के बाहर तरफ एकदम छोटी सी एक बस्ती है। वो बुजुर्ग आदमी ने एक पता दिया उस बस्ती का, बोला इस बस्ती में जाओ और इस बस्ती में एक बाबा जी मिलेंगे, कुछ तो भी नाम बताया। वो बाबा जी ना सब कुछ ठीक कर देंगे। वो बुजुर्ग और काफ़ी एक्सपीरियंस्ड बाबा है। इसने बोला ठीक है, जाता हूँ। वो बाबा जी के घर पर पहुंचा अपनी बाइक उठाकर, बाबा जी को सारी बात बताया। वो बाबा जी ने विक्की को विभूति दी है, बोले आज रात को तेरी पत्नी तेरी जान लेने के लिए उठेगी, वो तेरी जान लगभग ले ही लेगी, लेकिन तुझे हिम्मत बांधना है, उस सिचुएशन से फाइट करना है, और ये जो विभूति दे रहा हूं ना उसको अपनी बीवी के बस माथे पर रगड़ देना। जैसी तू रगड़ देगा तेरी बीवी तेरे कंट्रोल में आ जाएगी। घबराना मत, किसी परिस्थिति से कुछ होगा नहीं, मैं बैठा हूं ना, भगवान देख रहा है, तूने कुछ गलत नहीं किया ना, तेरी बीवी तेरे कंट्रोल में आ जाएगी। और तू अपनी बीवी को चाहे आधी रात क्यों ना हो रही हो मेरे घर पर लेकर आना, मैं सब ठीक कर दूंगा बेटा, जा, और इस बारे में किसी को बताना मत। अब विक्की इतना टेंशन में कि क्या हो रहा है हमारे घर में यार, अभी तो सब कुछ ठीक हुआ था रोहित भाई के जाने के बाद,
खैर अब वो क्या कर सकता था, बाबा जी ने किसी को बताने से मना जो किए थे। वो अपनी बाइक में सवार हुआ, बाबा जी की विभूति उसने अपने जेब में डाला और अपने घर पर पहुंच गया। घर पर जब पहुंचा तो क्या पाया कि पत्नी पूरी तरीके से आज नॉर्मल बिहेव कर रही है। इतने दिनों बाद पत्नी इतने प्यार से बात कर रही है कि समझ में नहीं आ रहा था इसको। इसको ऐसा लग रहा था कि शायद अब सब कुछ ठीक हो चुका है और बाबा की भविष्यवाणी गलत हो गई है। अब विभूति की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए इसने अपने कुर्ते से विभूति निकाल कर अपने घर की अलमारी में रख दिया कि इसकी अब क्या ज़रूरत, सब कुछ ठीक सा तो लग रहा है। पत्नी ने ये भी बोली आज रात में कि यार मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, लेकिन मैं आज अच्छा अच्छा फील कर रही हूँ, अब सब कुछ ठीक है, ऐसा ऐसा करके पत्नी ने बोली। रात में ये बेफिक्र बढ़िया से अपना सोने को हुआ। 2-2:30 बजे के आसपास इसको खट से यहाँ पर प्रेशर फील हुआ और जैसी जाकर देखता है तो क्या पाता है भाई, उसकी पत्नी उसके सीने में आकर बैठ गई और पूरा चोक कर दी थी कुछ सेकंड के लिए। और ये जैसे तैसे करके हिम्मत बांध के अपनी पत्नी को धक्का दिया। पत्नी के अंदर एक हाथी जितनी ताकत आ गई होगी ऐसा लग रहा था। धक्का दिया, भागा अलमारी तक, जैसे तैसे करके विभूति वगैरह निकाला। जब वो विभूति निकाल रहा था उसकी पत्नी ने ऐसा बाल पकड़ के पीछे से खींची, इतने इतने बाल, इतना पोर्शन उसका उखड़ के उसकी पत्नी के हाथ पर चले गया था। लाल पानी पे लाल पानी। फिर भी उसने अपने आप को संभाला और विभूति अपनी पत्नी के जैसे ही माथे पे लगाया, पत्नी हो गई बेहोश। देखकर घबरा गया, अरे भाई क्या कर दिया मैंने, कौन सी विभूति लगा दिया। फिर बाबा की कही हुई बात याद आई कि उस परिस्थिति से घबराना मत, कुछ नहीं होने दूंगा, मैं हूं ना, ऊपर वाला देख रहा है, तूने कुछ गलत नहीं किया, तुम लोगों के साथ कुछ गलत नहीं होगा, तो अपनी पत्नी को यहाँ पर लेकर आना। बाबा जी की वही आवाज़ इसको गूंजी और इसने अपनी पत्नी को कंधे में टांगा। बाइक वाइक चलाने की हिम्मत नहीं थी। वो वैसे ही दौड़ते 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 अपनी पत्नी को बाबा जी के पास लेकर पहुंचा। आधी रात हो रही थी, बाबा गहरी नींद में थे, लेकिन बाबा बेचारे इतने अच्छे, बाबा जी उठे और जो भी उनकी प्रक्रिया वगैरह करना कर रहा होगा, बाबा जी ने अच्छे से प्रक्रिया करे और बोले अब मुझे लग रहा है कि सब कुछ ठीक है, कुछ भी परेशानी हुई तो पत्नी को कल फिर से लेकर आ जाना, जा। अभी अपनी पत्नी के साथ घर को जाने लगा। पत्नी का हाथ पकड़ा हुआ था और पत्नी कुछ बात नहीं कर रही थी, बस सिर नीचे किए ये कुछ भी बोल रहा था, पत्नी बस सिर हिला दे रही थी, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। इसको थोड़ा टेंशन हुआ। इसे गांव के बाहर की तरफ एक कुआं था। वो कुआं मनहूस था। गांव के लोग बोलते थे कि उस मनहूस कुएं में ना जाने कितने लोगों ने कूद के खुद को खुश किया है, इसलिए रात बेरात उस कुएं के आसपास से नहीं गुजरना चाहिए। ये चीज़ इसको पता थी, ये विश्वास भी करता था, लेकिन आज इतना कुछ हो रहा था कि ये उसी कुएं के सामने से अपनी पत्नी को ऐसी स्थिति में लेकर गया भी था और अब आ भी रहा था। अभी तक जो अपनी पत्नी से ये बात कर रहा था जवाब नहीं दे रही थी, और जैसे इस कुएं के सामने आए, पत्नी रुकती है, हाथ छुड़ाती है, इतनी देर से जो सर ऐसा था उठाई, बोली क्यों रे, तू मुझे कहाँ लेकर गया था? वो बुढ़े के पास? तुझे क्या लगा वो मुझे ठीक कर देगा? ठीक नहीं कर पाएगा। मेरे अंदर एक ऐसा राक्षस है जो मुझे भी खा जाएगा और तुझे भी। जानना चाहता है कैसे? कैसे? ऐसा बोली और कुएं में बाढ़ से जैसी वो नीचे टकराई होगी। वो एक सूखा कुआं था। एक टकराने के साथ चीख सुनाई दी यार, और बेचारी खत्म हो गई। वो चीख रुक गई, उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। ये इतना चिल्लाया वहां पर खड़े होकर, इतना चिल्लाया, इतना चिल्लाया, पूरा गांव उस कुएं के पास इकट्ठा हो गया। इससे पहले आधी रात को गांव का कोई भी सदस्य ना जाने कितने साल पहले उस कुएं के पास गया होगा, लेकिन आज इसके चिल्लाने से सब लोग आए और देखे कि इतना दुखद कुछ हो चुका है। इसने सब कुछ अपने माता पिता को बताया। सबका रो रो कर बुरा हाल था, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पूरी तरीके से सब ब्लैंक थे। फिर 2 दिन बाद ये डिसाइड हुआ कि अब ठीक है, उसके अंतिम संस्कार वगैरह हुआ है, सब कुछ थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा, तब कोई बाबा को बुलाएंगे और बाबा से पूछेंगे कि आखिर पत्नी को हुआ क्या था। अब वही कोई बाबा घर पे तांत्रिक वगैरह आकर बता सकते हैं। कट्टू 3 दिन हुए होंगे सारी चीज़ों को। रात का वक्त था
और घर पे सूखा साखा कुछ बनता है ना, किसी की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे ही सूखा सा कुछ तो भी बना हुआ था। और विक्की की माँ विक्की को थाली में निकाल कर दे रही थी। और जैसे एक निवाला खाने को हुआ, खाया और अपनी माँ की तरफ ऐसे नज़र उठाकर देखा और बोला, सुन, तेरा एक लड़का तो गया, ये दूसरा भी गया समझ ले। ऐसा बोला अपनी माँ को विक्की, उठा और चिल्लाता हुआ भाई कहाँ दौड़ कर गया पता नहीं। माँ तो वैसी बेचारी वृद्ध है, इतना कुछ हो गया घर पे, लड़का गया एक छोटा वाला, फिर बहू चली गई। अरे लड़का, बड़ा वाला लड़का किधर चिल्ला के गया। माँ चिल्ला रही है, लोगों को बुला रही है कि इतनी देर में चीखने की आवाज सुनाई दी, लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका था। पूरा गांव इकट्ठा होकर लड़के को ढूंढा कि चीखने की आवाज कहां से आई थी। लड़का नहीं मिला। लेकिन सुबह के समय घर से बाहर बहुत सारे लोग 2 नंबर करने के लिए निकलते ना, लोटा लेकर। गांव के 2 लड़के लोग, 2 सगे भाई थे, गरीब लोग बेचारे, वो लोटा लेकर कहीं निकले होंगे अपना काम करने के लिए। और उसी समय उनको क्या दिखाई देता है कि एक बरगद के पेड़ की डाल में जमींदार साहब का बड़ा लड़का विक्की खुद को खुश कर चुका है। अरे उनकी तो उस समय 2 नंबर वापस उटक गई, अंदर चली गई वापस भाई। चिल्ला चिल्ला के पूरे गांव को इकट्ठा की, ये देखो ये देखो, ये क्या है क्या है। जैसे तैसे विक्की का अमृत शरीर वहां से उतारा गया। बूढ़े माँ बाप तो पागल ही हो गए, लेकिन किस्मत अच्छी थी बेचारों की, उनकी बेटी थी उनके साथ। बेटी हर समय हर कदम पर खड़ी हुई थी, लेकिन बेचारी काफ़ी छोटी थी, जितना हो पा रहा था उतना कर रही थी। अब विक्की की 13वीं वगैरह हुई और डिसाइड हुआ कि अब तो एक पुजारी जी आएंगे घर पर, और कोई और नहीं बल्कि वही पुजारी जी जो पहली बार बहू को ठीक करने में लगे हुए थे। पुजारी जी आए और पुजारी जी ने लगभग 8 घंटे की एक पूजा घर पर रखी, एक बहुत बड़ी पूजा। उसके बाद पुजारी जी खुद बताते हैं कि इस घर में आपके परिवार के ऊपर किसी और का नहीं, बल्कि आपके छोटे बेटे रोहित का साया था। रोहित प्रेत योनि में गया था और आपके बड़े बेटे को और आपकी बहू को उसी ने खाया है। वो अभी भी भटक रहा है, उसकी आत्मा बहुत बुरी तरीके से तृप्त है। ये सुनकर तो दिमाग की घंटियां बज गई जमींदार साहब की और उनकी पत्नी की। ये सब कुछ रोहित क्यों कर रहा है? तब बाबा जी बताते हैं कि ये सब कुछ रोहित इसलिए कर रहा है क्योंकि रोहित को ऐसा लगता था कि रोहित के जीते जी जमींदार साहब ने उसके लिए कुछ नहीं किया, उसके बड़े बेटे के लिए, विक्की के लिए सब कुछ करती है। रोहित भी कहीं ना कहीं चाहता था कि उसका भी हिस्सा हो घर पर, लेकिन वो बोल नहीं पाया था। शायद जिस दुर्घटना से वो गुजरा, मतलब जो दुर्घटना उसके साथ ट्रेन में हुई, वो उस दुर्घटना को टाल दिया होता और अपने घर आता तो अपने पिताजी से प्रॉपर्टी की बात किया होता, लेकिन वो प्रॉपर्टी की बात नहीं कर पाया। उसकी मृत्यु हो गई, उसकी आत्मा प्रेत योनि में गई और बस उसी जोन में कि विक्की को, बड़े भाई को कैसे मिल गया, साले को ख़त्म कर दूंगा। और वो सबसे पहले अपनी भाभी को खाया और फिर अपने बड़े भाई को। कुछ बोलने लायक नहीं बचे जमींदार साहब और उनकी पत्नी। वो तो छोटी लड़की इनकी बेचारी, वो बोली कि पंडित जी, हमारे भैया की आत्मा को शांति दिला दीजिए, हम और नहीं झेल पाएंगे। फिर पंडित जी ने कुछ इन लोगों को ही रिचुअल बताए, इन लोगों ने ही किए और चीज़ें फिर शांत हुई। ये जो घटना है ना, इस घटना की जानकारी मुझे इसी गांव के रहने वाले ऋषभ नाम के लड़के के कजिन ब्रदर के थ्रू मिली। कजिन ब्रदर का नाम वासु है। मैंने सोचा आप लोगों को सुनाऊं, एक बहुत बड़ी सीख मिलेगी। तो इसी एक नोट के साथ कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए थे तो बहुत सारे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम, हमारी वेबसाइट और गेमिंग चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा भाई। ऐसी कोई कहानी आपके पास है तो इंस्टाग्राम में लिख कर भेज सकते हैं। हमारी वेबसाइट में आकर आप हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज चेकआउट कर लेना, और हमारी गेमिंग चैनल में मनोरंजन होगा दुगना। कल से रेगुलर वीडियो आएंगे। बाकी चलो, कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।